नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम वाक्य की अवधारणा कर रहे थे। जैसा कि आपको बताया गया था, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहा जाता है, जिसमें सार्थक शब्द होते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। जब सार्थक शब्दों का एक समूह बन जाता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। हमने अभी तक पढ़ा वाक्य और वाक्य के अंग। वाक्य के आपको दो अंग बताए गए थे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। वाक्य के भेदों के बारे में हमने बताया था कि वाक्य के तीन भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। उसमें रचना के आधार पर हमने देखा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आइए आज हम वाक्य के दूसरे भेद यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। वाक्य के भेद, इसमें इसका दूसरा भेद देखिए साथियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर हम वाक्य को 8 भेदों में बांटते हैं या 8 भेदों में बांटा जाता है। जैसे देखिए, पहला देखिए इसमें विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। दूसरा देखिए निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य। छठा है संदेहवाचक वाक्य। सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है इच्छावाचक वाक्य। इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में या भेदों में बांटा जाता है। अब इन 8 भेदों की परिभाषा और उदाहरणों से इनको समझते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसमें पहला देखिए साथियों विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे उदाहरण से समझिए, वह मेरी सहेली है। वह मेरी सहेली है यानी बात का होना या बात हो रही है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं यानी काम का होना, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। यहाँ टिमटिमाने का अर्थ है कि चमक रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा निषेधवाचक वाक्य। परिभाषा देखिए इसकी, जिस वाक्य में किसी बात या काम के न होने का बोध हो वह निषेध वाक्य कहलाता है। जैसे उसने खाना नहीं खाया। इस वाक्य में नहीं लगा है यानी काम जो वह नहीं हुआ है। सड़क पर मत भागो, यह किसी के द्वारा कहा जा रहा है भी यह काम, सड़क पर भागने का काम जो है वो मत करो। निषेध का अर्थ होता है नहीं से, तो काम का या बात का नहीं होना निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तीसरा देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। परिभाषा देखिए इसकी, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तुम क्या कर रहे हो। ये भी ध्यान रहे कि जैसे हम प्रश्न पूछते हैं तो इसके अंत में इस तरह से
प्रश्नवाचक जो चिन्ह जो है वह लगाया जाता है। दूसरा देखिए, आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, जबकि यहाँ पर इनके अंत में जो है वह पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो साथियों, आप इस तरह से ये ध्यान रखें कि वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य की जो भाषा है या उसमें शब्द है वह कैसे लिखे हुए हैं। उससे हम पहचान कर सकते हैं कि वह विधान का है, निषेध का है या प्रश्नवाचक वाक्य का वाक्य है। इसमें चौथा देखिए साथियों, आज्ञावाचक वाक्य। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, आदेश तथा अनुरोध का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। हमारे पास में कुछ ऐसे वाक्य या शब्द होते हैं जिनसे हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं या उन्हें आज्ञा दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं, तो वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अपना कमरा साफ करो, यहाँ पर जो है आदेश दिया जा रहा है। सदा सच बोलो, यह उपदेश दिया जा रहा है। पांचवा देखिए, विस्मयादि बोधक वाक्य। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य का बोध होता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। विस्मयादि का अर्थ ही आश्चर्य करना होता है और आश्चर्य का चिन्ह जो है आपको हमने इसमें हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया गया है। जैसे इसके उदाहरण देखिए, अरे, इसके बाद में देखिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है और हमने ये भी बताया था कि विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उसके साथ में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे, यह क्या कर डाला। दूसरा देखिए, वाह क्या दृश्य है, तो यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। छठा देखिए, संदेहवाचक वाक्य। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने का संदेह का बोध होता है उस वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। कुछ वाक्य ऐसा हमारे सामने हो जिसमें हमें ऐसे लगे कि इसमें संदेह है तो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, वह गांव चला गया होगा। स्पष्ट नहीं है इसके अंदर भी गया है या नहीं गया। दूसरा देखिए, शायद कल तक रेल की सवारी करेंगे, तो इसमें भी यह स्पष्ट नहीं होता। तो ये जो वाक्य होते हैं इसमें अलग अलग बंटे होते हैं। जैसे ये वाक्य आज्ञावाचक, इसमें दो वाक्य जो है वो है विस्मयादि बोधक और इसके अंदर ये है संदेहवाचक। 7 नंबर इसका भेद देखिए साथियों, इच्छावाचक वाक्य। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य से किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होगा, आशीर्वाद होगा, कामना होगी या फिर इच्छा होगी। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है, दीर्घायु यानी लंबी आयु, तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया है। भारत प्रगति करता रहे, यहाँ पर कामना की गई है कि भारत प्रगति करता रहे। 8वां देखिए इसका भेद, संकेतवाचक वाक्य। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में एक कार्य का होना या न होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए इसको,
यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा। यहाँ पर यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा स्पष्ट है कि एक कार्य का होना या न होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए, यदि यह जाएगा तो साथ में यह दूसरा भी चलेगा। इसी तरह से मन लगाकर पढ़ोगे तभी अंक ला पाओगे। यदि हम किसी भी विषय को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी छोटे से छोटे चैप्टर को जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है या हमारे सिलेबस में है, यदि हमें उसे मन लगाकर पढ़ेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, तभी हम अच्छे अंक ला सकेंगे। इसमें आप देखो साथियों कि जो भर्तियां निकल रही है हमारे, आपको पता ही है, राजस्थान में या भारत में पेपर के द्वारा जो है वो भर्तियां होती है। तो यहाँ पर यही है कि यदि जितना हम गहराई से अध्ययन करेंगे उतने ही हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय का हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत ही डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है, इसलिए हम यदि अभी से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो हम अच्छे अंक ला सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई परीक्षा देने के लिए जाते हो तो आपने देखा है कि राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा नकल रोकने के लिए कितने प्रावधान किए गए हैं। यहाँ तक कि आप जो डिजिटल घड़ियां होती है उनका उपयोग भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास में सिर्फ एक पेन है और आपका दिमाग है। तो जहां पर भी छोटे से छोटा टॉपिक हो, आप उसको भी मत छोड़िए, उसको भी ध्यान में रखिए, मन में रखिए या दिमाग में रखिए, ताकि कहीं पर भी छोटा सा प्रश्न आता है जो आपको अच्छे अंक दिला सकता है और आप परीक्षा में सफल हो सकते हो। साथियों, आपको ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट वाक्य, जिसमें आज हमने आपको बताया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उनकी परिभाषा और उसके उदाहरण, यह है एक छोटा सा जो प्रकरण कॉन्सेप्ट था, वह कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। आप हमारे साथ में जुड़े रहें, हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी जानकारी अपने आसपास जो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं उनको भी जानकारी दें, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।